सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हमने ये देखा कि अभी तक हमने ये देखा था कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस है। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है कि एक सिंगल पॉइंट है, उस सिंगल पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, उसको बोल देते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे चार्जेस अगर इकट्ठे हो जाए किसी एक रीजन के अंदर, हमने बहुत सारे चार्ज भर दिए, ठीक, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट रॉड है, एक कोई लाइन रॉड है, उस रॉड के जो बॉर्डर है ना, उस रॉड का जो मतलब आप समझ लीजिए जो लेंथ है, उस लेंथ पर पूरे पर हमने चार्ज 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 लगातार चार्ज लगा रखा है। तो मतलब उस रॉड को मैं कहीं पर भी चेक करूं तो उस पर बराबर चार्ज मिले, तो हम उसको कहेंगे कंटिन्यूअसली वो चार्ज जो है वो उस रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल पॉइंट पर रखा हुआ है, किसी एक सिंगल पॉइंट पर होता तो उसको बोल देते पॉइंट चार्ज। उसी तरह से हमने कहा कि ये तो चलो एक लाइन की बात हो गई, फिर मैंने कहा कि चलिए मैंने एक स्क्वायर रेक्टेंगल या एक ट्राइंगल का पूरा एरिया कवर कर लिया। तो अगर उस एरिया में हमने चार्जेस को भर दिया है तो हम ये कहेंगे कि उस पूरे के पूरे एरिया में चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब लाइन में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तब हम उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से सोचो कि एक बॉक्स है या एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर आपने चार्जेस जो है वो भर दिए, बहुत सारे चार्जेस, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसके किसी भी वॉल्यूम के किसी भी एक छोटे से छोटे टुकड़े को भी आप उठाओगे तो उसमें बराबर चार्ज मिलेगा। अगर दो दो कूलम है तो दो कूलम भी मिलेगा, कहीं पर भी आप चेक करो। ठीक है ना। तो तीन तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, फटाफट से देखेंगे इसको। सबसे पहले नोट करिएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नोट करेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। देयर आर three types of continuous there are three types of continuous charge distributions. There are three types of continuous charge distributions. पहला लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी चार्ज की कोई डेफिनेशन बताइए ना, बोर्ड में क्या लिखेंगे? बोर्ड में कुछ लिखेंगे तो सर ने बताया था, ठीक है, कि जब भी हम किसी अगर सिर्फ चार्ज की डेफिनेशन की बात है तो वो वही है कि whenever a glass rod is rubbed with a silk cloth or an ebonite rod is rubbed with a woolen cloth, so there is a static property which gets developed into the glass rod or ebonite rod by which it attracts small pieces of paper or small pieces of metal, है ना। तो उसको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं। मतलब उन्होंने सही बताया, बेसिक डेफिनेशन चार्ज की यही है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नोट करेंगे, it is a charge distribution spread over a three-dimensional volume. It is a charge distribution, अभी जैसे ये लिखा है, it is a charge distribution spread
is a charge distribution spread over a three-dimensional volume spread over a three-dimensional volume. It is a charge distribution spread over a three-dimensional volume or region V of space or region capital V of space. V of space मतलब ये हो गया कि ये एक वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझ ही रहे होंगे कि चार्ज जहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कहां पर, ओवर अ थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन वी ऑफ स्पेस, मतलब एक थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम है, किसी एक वॉल्यूम के अंदर आपने चार्जेस को भर दिया तो उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम एक चीज देखते हैं, ये एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नॉर्मली अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है। अब हम क्या भर रहे हैं, मास नहीं भर रहे किसी चीज के साथ, अब हम चार्ज भर रहे हैं, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। ठीक है। तो अब क्या है, आप नोट करेंगे अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी at any point, volume charge density at any point in this volume is the charge contained per unit volume at that point. Is the charge contained per unit volume at that point. ठीक है। अब इसको इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by sigma, sorry rho, it is denoted by rho। तो rho क्या हो जाएगा, rho को लिखेंगे हम dq अपॉन dv, dq अपॉन dv। अच्छा, dq और dv क्यों लिख रहा हूँ, dq का मतलब क्या, थोड़ा सा अगर मैं किसी छोटे से उसके लिए चेक करूंगा, छोटे से पॉइंट के लिए चेक करूंगा, तो उस छोटे से पॉइंट पर भी जो चार्ज निकलेगा वो भी उतना ही होगा कि आप कहीं पर भी पूरे वॉल्यूम में कहीं पर भी आप चेक करें तो वो उतना ही चार्ज निकलेगा पूरी की पूरी वॉल्यूम में। स्मॉल अमाउंट के लिए डेल भी यूज करा जाता है, डेल होता है, डेल्टा होता है, डी होता है, एक ही बात, वो करा जा सकता है। तो ये हो गया डी क्यू बाई डी वी, और इसकी यूनिट आप खुद बता दें मेरे को क्या होती है, डी क्यू की चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब। अब देखिएगा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा इफ अ चार्ज स्मॉल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ अ चार्ज स्मॉल क्यू, if a charge small q is distributed, if a charge small q is distributed over the entire volume of a sphere, over the entire volume of a sphere of radius r, over the entire volume of a sphere of radius r, then its volume charge density is,
then its volume, charge, density is, हमने कहा कि अब एक ना स्फीयर बना लो। मैंने एक स्फीयर बना लिया और इस स्फीयर के अंदर, स्फीयर का रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। इस स्फीयर के अंदर चार्ज भरा हुआ है, आप मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज को ऐसे कर देंगे प्लस 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 प्लस। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा एक जगह भरा हुआ और बाकी सारी जगह आपने खाली छोड़ दिया, नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर भरा हुआ होना चाहिए। ये हो गया। अब मैंने कहा कि इसमें एक छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए, छोटा सा इसके वॉल्यूम का टुकड़ा, भाई क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर में से वॉल्यूम का एक टुकड़ा निकाला जा सकता है। तो हम जो एलिमेंटल पीस निकालते हैं ना वो क्यूब निकाल लेते हैं छोटा सा। तो एक छोटा सा मैंने क्यूब, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इस छोटे से टुकड़े का जो चार्ज है उस चार्ज को मैं बोल दूंगा डी क्यूब। इस चार्ज को मैं बोल दूंगा डी क्यूब। अच्छा, और एलिमेंटल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी, डीवी। इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं ले लूंगा डीवी। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है कि इसमें जो मामूली सा चार्ज है वो तो डी क्यू है, ठीक है, और ये जो इसका जो छोटा सा जो मैंने क्यूब लिया है इसका जो वॉल्यूम है वो डीवी हो गया, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि दूर कहीं पर यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, तो मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले then its volume charge density is, जो volume charge density है वो क्या हो जाएगी, rho is equal to, बताएंगे, if a charge small q is distributed over the entire volume, small q को पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, फैला रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, चार्ज और यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्मॉल आर बोल दीजिए, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर ये हमारा रो की वैल्यू आ गई, अब मैं ये बोलता हूँ कि डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू रो डी वी हो जाएगा, रो इज इक्वल टू डी पी बाई डी पी, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, रो डी पी। तो अब आप लगाइए इसमें कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ लगाइए। और एक चीज थोड़ा सा ना फिर से करेक्ट कर दो, वो कैपिटल आर ही लिख दो, हाँ इसको कैपिटल आर ही लिख दो, रेडियस को दो बार करवा दिया, कोई भी इसको कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, और ये जो है ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिएगा डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी हो गया। अब मैं ये करूंगा यहाँ पर बाई कूलम्स लॉ, फोर्स एक्सपीरियंस by Coulomb's law, force experienced by charge Q naught. By Coulomb's law, force experienced by charge Q naught. Q naught को force कितना experience होगा? Q naught को force experience होगा F V vector. इसको मैं F V vector बोल दूँगा. V मतलब वॉल्यूम के लिए. तो F V vector is equal to हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught. क्या होता है? Q1 Q2 upon R square. यहाँ पर क्या है? dq और Q naught. dq Q naught upon R ये से निकाल देना ऑब्जेक्ट स्फीयर. स्फीयर का तो वो है ना Q है ना, हम किससे निकाल रहे हैं? dq से. dq को मान लीजिए कि dq
यहीं पर बिल्कुल इसे ये मान लीजिए सेंटर पर रखा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस एलिमेंटल वॉल्यूम के लिए निकाल रहा हूँ। एलिमेंटल वॉल्यूम कहाँ पर होगा, पूरे के पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और मैं इसको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखा दूँ, कहीं भी दिखा दूँ, बस आप ये समझिए कि उससे जो बाहर रखा हुआ टेस्ट चार्ज है उसका डिस्टेंस आर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसे कितने इसके अंदर एलिमेंटल वॉल्यूम होंगे न जाने, बहुत सारे होंगे। और फिर हमको फाइनली उसको इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई कि जब भी हम कभी छोटा वॉल्यूम या छोटा चार्ज लेते हैं तो फिर हम उसको बाद में फाइनली इंटीग्रेट करके पूरा बड़ा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, समझ गए। ये फोर्स हो गया 1/4πε0 dq × q0/r², ये करके और फिर r की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो लेंगे, तो मैं सिंपली r कैप बोलूंगा। ये जो r है, r की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैंने r कैप ले लिया, ठीक है। इतना क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ईवी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, एफवी वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। भाई फोर्स को आप चार्ज से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि जब ये एफवी वेक्टर क्यू नॉट से डिवाइड होगा तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारे ईवी वेक्टर में क्यू नॉट का कोई रोल नहीं है। 1/4πε0 dq अपॉन r² और r कैप, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतना आ गया तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना होगा, ये स्मॉल चार्ज के लिए नहीं, अब तो पूरे के लिए निकालूंगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो ईवी वेक्टर, देखिए ये चीज ना अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगी कि कोई छोटी चीज निकाल के और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। थोड़ा बहुत बस फिजिक्स का लास्ट ईयर का याद आ रहा होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, मैथ्स में ये चीज डिटेल में करोगे कि कोई भी छोटी वैल्यू अगर मेरे को दे रखी है तो उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पूरी बड़ी की बड़ी वॉल्यूम आ जाती है। पूरी बड़ी वॉल्यूम अगर दे रखी है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकालना है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये dq है, तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन 1/4πε0 dq अपॉन r² r कैप 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। ईवी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq की जगह डाल दीजिए बेटा रो dv अपॉन r² और r कैप हो गया, ठीक है। और बस इतना ही। एक वगैरह लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अपॉन में ना स्क्वायर ब्रैकेट इन वगैरह लग जाएगा। हाँ वो तो लग जाएगा, पर कुल मिलाकर ये है कि मुझे वॉल्यूम को अब इंटीग्रेट करना है, तो आर स्क्वायर से भी कोई लेना देना नहीं, रो से भी कोई लेना देना नहीं, इसको भी निकाल। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, जब हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी हो और वो दे रखी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये तरीका होता है। तो सीखेंगे, बस इतना ही करना ये सब तो सीखेंगे, वो लॉग और इन, है। और क्या लॉग और इन इसमें इंटीग्रल में अपॉन में आ गया ना। हाँ 11th में भी ऐसे टर्म था, इन 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 क्या आई एन करके जो आई एन नहीं होता, वो एल एन होता है, वो एल एन होता है। वो एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ देखा होगा तुमने ऐसे, हाँ तो इसलिए वो इन लग रहा होगा। ये एन होता है, एन का मतलब ये होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ये ऐसे होता है एन एन। नेचुरल लॉग का मतलब ये, जैसे लॉग होता है तो लॉग के बेसिस होते हैं, या तो लॉग बेस 10 होगा या लॉग बेस ई होगा। तो लॉग बेस ई को तो नेचुरल लॉग बोल देते हैं और नॉर्मल लॉग को लॉग ही बोलते हैं, लॉग बेस 10। क्या हुआ, अच्छा चलिए। तो ये तो हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर ये पढ़ लिया है तो बिल्कुल इसी के तरीके से आप देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फिर देखेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न पर चलेंगे। यहाँ पर मैं वॉल्यूम लेकर चला था, अब मैं सरफेस लेकर चलूंगा, लाइन चार्ज में मैं लाइन लेकर चलूंगा, बस इतना। डेफिनेशन भी एक ही लर्न कर ली तो बाकी की डेफिनेशन भी आपको सिमिलर लगेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अगला नोट करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो एक चीज का ध्यान रखना, कुछ भी ना आए ना समझ में जैसे पूछ लेना कितने होगा। बच्चे छेड़ भी लेते हैं उनको बहुत ज्यादा ना पूरे मजे लेते हैं। चलिए जी अगला नोट करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लिखेंगे इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ। अब आपका सरफेस से समझ गए होंगे, सरफेस यानी कि एरिया कैसे बनेगा, टू डायमेंशन से ही एरिया बनता है। थ्री डायमेंशन करेंगे तो वॉल्यूम बन जाता है। तो इससे पहले डेफिनेशन में थ्री डायमेंशन था, टू डायमेंशन एक का करेंगे बाकी सब हो जाएगा। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ टू डायमेंशनल सरफेस। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन spread. It is a charge distribution spread over a two-dimensional surface. Two-dimensional surface, capital S in space. Capital S in space. फिर है the surface charge density at any point. जैसे वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना, ऐसे यहाँ पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। The surface charge density at any point on the surface is the charge per unit area at that point. On this surface is the charge per unit area at that point। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो बोलते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा स्मॉल वाला, ये वाला, ये हिंदी में जैसे नया लिखते हैं तो आधा ना। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq ओवर ds। यूनिट बताने की जरूरत ही नहीं है, कूलम और मीटर स्क्वायर। बेटा आप तीनों को भी क्लियर है ना, आर्यन, मिलन, श्रुति? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सही है तो ये कोई कुछ कर पाता है ये क्या, अरे मतलब ऐसे हालत वाला कैसी है अभी होम आइसोलेशन में। हाँ इसीलिए सर कल दिखा मुझे, मैं तो बताया भी नहीं, वापस आ गया तो बनाओगे ना। अरे नहीं वो सभी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आइसोलेशन में करने के। चलिए जी, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। फिर जैसे उसमें लिखा था, जैसे यहाँ पर भी कहेंगे कि एक सरफेस ले लेते हैं और ये देखते हैं कि इफ अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नोट करेंगे यहीं पर लिख लीजिए, इफ अ चार्ज क्यू if a charge q is uniformly distributed
if a charge q is uniformly distributed over the surface of a spherical conductor, over the surface of a spherical conductor, over the surface of a spherical conductor of radius capital R, then तो उस केस में हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है, चार्ज है स्मॉल क्यू और जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर एक डायग्राम बनाते हैं उसी तरह से जैसे हमने एक वॉल्यूम बनाई थी, ऐसे यहाँ पर आप सरफेस बना लीजिए, कैसा भी स्फीयर का नहीं, कैसा भी बना लीजिए सरफेस। ये ऐसे कोई भी सरफेस है और इस सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज भरा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस का टुकड़ा मैंने ले लिया, इसको मैंने बोल दिया डी एस। यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस का टुकड़ा हमने ले लिया ds और ये कहा कि मैं एक दूर एक पॉइंट है नॉट है यहाँ पर चार्ज, जो ds है इस ds का चार्ज हमने ले लिया dq। तो यहाँ ds और q नॉट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया r, ठीक है। वो डिस्टेंस r हो गया, डिस्टेंस वेक्टर अगर ले रहे तो इसको r वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर वही बाई कूलम्ब्स लॉ जैसे यहाँ लगाया था, by Coulomb's law, force experienced by charge Q naught क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एफ वी वेक्टर था तो यहाँ सरफेस है तो एफ एस वेक्टर हो जाएगा। एफ एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है dq, यहाँ पर है q नॉट, तो dq into q नॉट अपॉन r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर इसकी r की डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा r कैप, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सीधा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, कहेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे ES वेक्टर इज इक्वल टू FS वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो जिस पर निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में वही वाला चार्ज आ जाता है अपॉन Q नॉट। तो अब ES वेक्टर सीधा निकालेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। हां इंटीग्रेट बोथ साइड करते हैं ना, जैसे इंटीग्रेट बोथ साइड करने के लिए पहले मैं उसको ds वेक्टर लेता वही है ना, दोनों लेकर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, वो एक ही बात है। ये कह दिया, सीधा सीधा बोलिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ES वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq q नॉट अपॉन q नॉट तो हट जाएगा यहाँ से क्योंकि अपॉन में q नॉट आ गया तो dq अपॉन r स्क्वायर इनटू r। अब यहाँ तक तो लगता है कि ये बिल्कुल वॉल्यूम वाला है, बस अंतर कितना आ जाएगा कि इस पे dq की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा सिग्मा इनटू ds। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये ds वेक्टर आ गया। ये हो गया जी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में नेक्स्ट जो है अगला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नोट करिएगा, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ वन डायमेंशनल कर्व और लाइन, it is a charge distribution it is a charge distribution along a one dimensional curve or line in space, along a one dimensional curve or along a one dimensional curve or line in space, along a one dimensional curve or line in space as shown, as shown। और फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन, ऐसे ही लाइन चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। लाइन चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, द लाइन चार्ज डेंसिटी पर मीटर हो जाएगा बस। द लाइन चार्ज डेंसिटी at any point on the line is the at any point on the line is the charge per unit length of the line, is the charge per unit length of the line at that point। इसका फिगर देख लीजिएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन बनानी है, सीधी टेढ़ी कैसी भी, है ना, मतलब लाइन बनानी है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही हो। देखिएगा कैसे करेंगे, ऐसे एक लाइन बना दी, इस पर जो चार्ज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी लाइन में। अब हमने क्या करा कि जैसे हमने वॉल्यूम में से एक छोटा सा वॉल्यूम का टुकड़ा निकाला था डीवी, सरफेस में से एक छोटी सी वॉल्यूम निकाल ली थी, छोटी सी सरफेस निकाली थी डीएस, ऐसे ही इस लाइन में से एक छोटी सी लेंथ का टुकड़ा निकालेंगे, उसको बोलेंगे डीएस। हाँ, अब वॉल्यूम से, वॉल्यूम थी ये जैसे सरफेस का, सरफेस से एक दूरी पर मैंने एक चार्ज रख लिया था क्यू नॉट, ऐसे ही इससे भी एक दूरी पर मैं एक चार्ज रख लूंगा क्यू नॉट। कितनी दूरी लेकर चल रहे हैं हर एक में, आर, यहाँ पर भी आर ले लीजिए, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। और चार्ज यहाँ पर इस ओवर द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हमने लाइन चार्ज डेंसिटी को क्या बोला, लाइन चार्ज डेंसिटी को बोला कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, सरफेस को बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलेंगे लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। तो इससे ही एक चीज समझ में आ गई कि जो हमारा जो लेंथ, जो हमारा इसकी एसआई यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, कूलम पर मीटर, ठीक है। तो इट्स एसआई यूनिट इज SI यूनिट इज कूलम पर मीटर, ये हो गया। उसके बाद अब ये कहते हैं वही काम बाई कूलम्स लॉ, क्या लैम्डा, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये कहेंगे कि
by Coulomb's law, force force experienced by Coulomb's law, force experienced by charge Q naught, force experienced by charge Q naught is क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे एफ एल वेक्टर। एफ एल वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया डीएल, ये आपका यहाँ पर जो चार्ज है डीएल पर वो डीक्यू है, डीक्यू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, किस डायरेक्शन में आर है। Therefore, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए भी मैं अलग से कोई मेंशन नहीं कर रहा हूँ, हमें मालूम है कि जो चार्ज है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी से फोर्स को डिवाइड कर देते हैं। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बोलेंगे ईएल वेक्टर, ईएल वेक्टर हो जाएगा एफएल वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो इसको क्या कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हाथ पे हाथ लगा दो, डिनोमिनेटर में क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये हो गया। इसके बाद में उस तरफ कर रहा हूँ, क्लियर है तीनों का, बताइए आर्यन, मिलन, श्रुति। यस सर। बाकी दोनों की आवाज नहीं आ रही, चलिए ठीक है, ठीक है ओके। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, वैसा ही जैसा बाकी के दोनों में करा के डी क्यू को यहाँ पर क्या लिख देंगे लैम्डा इनटू डीएल, बस डीएल वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह लैम्डा इनटू डीएल ऑन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, ये तो तीनों तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लाइन हो गया, सरफेस हो गया, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद में एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लिखिएगा द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय the total electric field due to a continuous charge distribution the total electric field due to a continuous charge distribution is given by, जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहेंगे कि अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हमने ये कहा कि किसी एक एरिया की बात कर रहे हैं या किसी एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं पर कोई लाइन चार्ज भी आ सकता है, कहीं पर कोई वॉल्यूम चार्ज भी आ सकता है, कहीं पर सरफेस चार्ज भी आ सकता है, तो तीनों का सम वो कहलाता है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको लिखेंगे ई कॉन वेक्टर लगाकर यहाँ पर नीचे कॉन लिख लीजिए, कॉन इज फॉर कंटिन्यूअस। ठीक है, क्वांटिटी वाला वो लाइन कॉन याद आ रहा है, EV plus ES plus EL, EV plus ES plus EL, EV plus ES plus EL। अब इसको क्या करेंगे, और E continuous इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
अगर मैं ईवी की बात करूं तो ईवी में क्या आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा। और वॉल्यूम वाले में क्या आएगा, रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस सरफेस में क्या था सिग्मा डीएस इंटीग्रेशन और वो क्या इंटीग्रेटेड वर्चुअल डीआई पर टोटल वही टोटल ही तो दिखाना पूरे का सम निकालना है ना, तो इंटीग्रेट में डीआई कर दो फिर या डीएन कर दो, मतलब जितने भी वो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये बहुत अलग करना पड़ेगा। प्लस इंटीग्रेशन लैम्बडा डीएस अपॉन सॉरी लैम्बडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर है। ये इंटीग्रेशन करोगे ना तो दो तीन चीजें समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जैसे कि वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको ना ये दे रखा होगा कि वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, सरफेस कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मतलब छोटी सी सरफेस का एरिया कितना है और पूरे बड़े स्फीयर का लिमिट दे रखी है। हाँ मतलब वो लिमिट दे रखी है। तो यहाँ सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ लेंथ के रिस्पेक्ट में, यहाँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वो तीनों अलग अलग ये। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस भी थोड़े से आप ये समझ लीजिए थोड़े से ना क्वेश्चन लेंदी आते हैं। एक तरह से आप ये समझ लो कि प्रूविंग वाले ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ आपको, ऑब्टेन द फॉर्मूला बस इसमें ऑब्टेन द फॉर्मूला और उसको ना इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्वेश्चन फॉर इंपॉर्टेंट लिख लेना। बेसिकली ये टॉपिक ही है, टॉपिक को क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है देखिएगा, obtain the formula for the electric field due to a obtain the formula for the obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform due to a long thin wire of uniform charge density लॉन्ग थिन वायर। अब एक चीज तो समझ में आ गई होगी ना, लॉन्ग थिन वायर है तो लेंथ ही होगी उसकी। ठीक है लॉन्ग थिन वायर यानी कि उसकी लेंथ की बात करी जाएगी तो लाइन चार्ज डेंसिटी ही होगी। लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा लैम्बडा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ये जो लास्ट वाली लाइन है विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, बस यही लाइन परेशान करती है क्योंकि जो गॉस लॉ है गॉस लॉ से हमारे काफी सारे जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इसमें दो चीजें ऐसी हैं, एक तो लाइन चार्ज की डेंसिटी निकाल, लाइन चार्ज जो है मतलब एक बहुत लंबा कोई वायर है, बहुत लंबा मतलब कितना है कि उसकी इनफाइनाइट लेंथ है। तो एक लंबा जो वायर है उस लंबे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है और एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो सकता है, एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से ऐसा ही है जैसे कि डेरिवेशन आपने वहाँ अलग अलग देखे थे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन ही देखे थे 11th क्लास में। तो उसमें था कि रिंग की वजह से कितना, डिस्क की वजह से कितना, लेंथ की वजह से कितना, वो देखा था ना, एक रॉड की वजह से कितना। तो उसमें क्या था कि हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके उसको बहुत शॉर्ट बना देते थे, बहुत शॉर्ट हो जाता था। यहाँ भी गॉस लॉ यूज करके वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ठीक लेकिन पर्टिकुलरली अगर मेंशन कर दिया जाता है कि विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, तो दो तीन डेरिवेशन है वो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है ना, आपको जो नोट्स दूंगा उस नोट्स में भी मेंशन करूंगा कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया। ठीक है तो साथ साथ हमें बस ये भी पता चलता रहे कि मतलब बोर्ड में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। हम चैप्टर तो पढ़े जा रहे हैं, सारी चीजें समझते जा रहे हैं, लेकिन हमें पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो भी पता होना जरूरी है।
समझ गए? इसको बस अभी नोट करके छोड़िए, इसका डेरिवेशन है, लंबा डेरिवेशन है, टाइम लगेगा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।